अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, बचपन के अंदर हमें कहानी सुनते थे कि रोज शाम को एक बंदा आके पूरे गांव वालों को डराता था कि शेर आ गया, शेर आ गया। और हकीकत में वो बात झूठ होती थी, शेर नहीं होता था। तो गांव वालों को लगता था कि भाई नहीं, ये झूठी बोल रहा है, शेर ने नहीं आना। कुछ इसी तरह की कहानी पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों के साथ हो गई है। बहुत से लोगों को ये लगता था कि ये जो रिचर्ड बार बार ट्वीट कर रहा है, इन ट्वीट्स का कोई मकसद नहीं है, कोई शेर नहीं आएगा, कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं होगा। लेकिन आज रिचर्ड ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के बाद बहुत से लोग परेशान हो गए हैं कि भाई ये कहानी अब किस तरफ चल पड़ी है। रिचर्ड ने आज ट्वीट किया है और उस ट्वीट के अंदर उसने इलोन मस्क को टैग किया है और टैग करके ये कहा है कि आप दुनिया भर के अंदर स्टार लिंक को जहां जहां पर इंस्टॉल करना चाहते हैं, उन प्लेसेस में आप पाकिस्तान को भी ऐड करें, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर आपका ट्विटर भी बैन है। यानी कि इलोन मस्क जिसने $44 अरब में ट्विटर को खरीदा और उसका आइडिया यह था कि पूरी दुनिया के अंदर जो कोई बात करना चाहे, अपनी बात सामने रखना चाहे और उसको कोई रोक ना सके, तो उसने अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा काम किया और ट्रंप जो इलेक्शन जीता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ इलोन मस्क का भी है। तो अब यह कहानी उस तरफ चल पड़ी है। अब आप अंदाजा लगाएं कि जब इलोन मस्क जवाब देगा, क्योंकि इलोन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीब हैं और जो रिचर्ड ग्रेनल है, इनको डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम में एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पर रखा है। यानी कि पूरी दुनिया में अमेरिका के जो स्पेशल मिशन होते हैं उसके मंदूब, उसके एलची जो है वो रिचर्ड ग्रेनल है डोनाल्ड ट्रंप की टीम में। ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इसके बाद आप देखिएगा जब इलोन मस्क का ट्वीट आएगा उसके बाद परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और रिचर्ड ग्रेनल भी ट्वीट के ऊपर ट्वीट कर रहा है, ट्वीट के ऊपर ट्वीट कर रहा है। और एक और खबर भी है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान के सीनियर साफी हैं, बुजुर्ग सीनियर साफी हैं, जितने भी सीनियर बुजुर्ग साफी हैं हम तो सबकी बहुत इज्जत करते हैं। नुसरत जवेद साहब, इन्होंने पहले एक खबर दी थी सज्जाद बरकी के बारे में। उनके बारे में कहा था कि उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई और डोनाल्ड ट्रंप के सामने सारे मामला रखे गए। अब उन्होंने एक और खबर दी है, यह खबर जरा गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि वो बंदा जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का वजीर खारजा नामजद किया है, जिसका नाम है मार्को रूबियो, मार्को रूबियो के साथ एक बंदा मिला है और उस बंदे ने यह खबर दी है कि मार्को रूबियो ने अपने स्टाफ को यह कहा है कि पता लगाएं पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और इमरान खान की पार्टी के साथ क्या हो रहा है। यानी कि वो बंदा जिसने बड़ी हेल्प की थी पाकिस्तान, अमेरिका और अफगानिस्तान, ये तीनों मिलकर बैठे थे, मुज़ाकरात हुए थे, अमेरिकी निकला हुआ था अफगानिस्तान से, ये सारी चीजें उनको ऑलरेडी पता है क्योंकि ट्रंप की पिछली टर्म्स के अंदर भी ये लोग बड़ी अहम पोजीशंस के ऊपर थे। उस बंदे ने ये कह दिया पता लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, ये जो आपने देखा कि यकदम से हुकूमत मुज़ाकरात के ऊपर आ गई है, कमेटी भी बन गई है और मुज़ाकरात का पहला दौर भी हो गया है और उसमें यह कहा गया है जी अब जो चार्टर्ड ऑफ डिमांड है ये 2 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश किया जाएगा। तो ये जो हुकूमत मुज़ाकरात की तरफ आई है ये बिल्कुल इनको इत्तफाकन नहीं आई, बल्कि इनको पता है कि चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोपीय यूनियन हो या बरतानिया की पार्लियामेंट हो, हर तरफ से इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है हुकूमत के ऊपर और हुकूमत इस प्रेशर को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनके पास सिर्फ एक तरीका है और वो तरीका यह है कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात हों और 20 जनवरी से पहले या 20 जनवरी के बाद फरवरी के महीने में इमरान खान और हुकूमत उस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएं कि इमरान खान को रिलीफ मिल जाए और इमरान खान हुकूमत को मान ले, यानी कि हुकूमत का मैंडेट इमरान खान तस्लीम कर ले और हुकूमत पूरी दुनिया को यह बता सके कि भाई पाकिस्तान की छोटी बड़ी सबसे बड़ी जो भी सियासी पार्टियां हैं उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कबूल कर लिया है। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर अब यह बात ना की जाए कि जी किसी ने इलेक्शन चोरी किया है या कोई हारा हुआ आकर कोई मिनिस्टर बन गया, यह बात ना की जाए। यह हुकूमत का इस वक्त प्लान है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं यह प्लान किसी भी सूरत कामयाब नहीं होगा। यह जो मुज़ाकरात आप देख रहे हैं ये मुज़ाकरात किसी भी सूरत कामयाब नहीं होंगे। इमरान खान के लोग बाहर जो मर्जी करते रहे, जो फाइनल वर्डिक्ट है वो इमरान खान ने देना है, आखिरी फैसला इमरान खान ने खुद करना है। और इमरान खान के 2 मुतालबात हैं बड़े सीधे, तमाम लोगों की रिहाई 9 मई और 26 दिसंबर के ऊपर जुडिशियल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के अंडर। यह बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, मैं हमेशा बार बार आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के अंडर, ये नहीं कि कोई आईनी बेंच जो है वो जुडिशियल कमीशन बन जाएगा, नहीं, जो सीनियर जजेस हैं उनके अंडर एक कमीशन बनेगा, वो इन तमाम चीजों की तहकीकात करेगा कि भाई 9 मई को क्या हुआ था और 26 दिसंबर को क्या हुआ था। साहबजादा हामिद रजा ने एक बड़ी अहम बात कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान थोड़ा अरसा और जेल के अंदर रह गए, 2-4 महीने और वो जेल के अंदर रह गए, तो फिर जो गेम है वो मजीद उलट जाएगी। जो अभी भी चीजें इस निजाम के सिस्टम के हाथ में है, इस हुकूमत के हाथ में है, वो इनके हाथ से निकल जाएगी और फिर इमरान खान इनके लिए एक ऐसी एक दर्द सर बन जाएगा कि इनको समझ नहीं आएगी कि भाई उसको निगले या उसको उगले, करें क्या इमरान खान के साथ। तो अभी ये आखिरी मौका है इनके पास कि ये इमरान खान के मुतालबात को माने और इमरान खान के मुतालबात को मानते हुए ये चीजों को आगे बढ़ाएं। फिर बाकी बातें आगे बात की हैं
कि नया इलेक्शन कमीशन कैसे बनेगा, नए इलेक्शन कमीशन का जो हेड है वो कौन होगा, अगले इलेक्शन कब होंगे, अगले इलेक्शन के टीओआर क्या होंगे, मतलब क्या कंडीशंस होंगी, और अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ किस हैसियत में पार्टिसिपेट करेगी, और बहुत सी चीजें जो आगे होनी है। आगे आज एक और खबर है। पहले पिछले व्लॉग के अंदर मैंने आपको बताया था कि यूरोपीय यूनियन ने तहफ्फुज़ात का इजहार किया है। अब बरतानिया ने तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया है। जो मिलिट्री कोर्ट से 25 लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सजा हुई है, और वहां से लोगों के बाकायदा ट्वीट्स भी आ रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। यूरोपीय यूनियन के बारे में आपको बताया था कि जीएसपी प्लस स्टेटस जो पाकिस्तान के पास है, ये पाकिस्तान को बड़ी मेहनत के बाद ये स्टेटस मिला था, और मेरा ख्याल है 2014 से ये स्टेटस पाकिस्तान के पास है। और अगर इसकी दो चार चीजें मैं आपको बताऊं, जो ट्रेड वॉल्यूम की अगर हम बात करें 2013 से लेकर 2022 तक, तो ये तकरीबन 8.3 बिलियन यूरो, ये इतना वॉल्यूम है ट्रेड का जो पाकिस्तान ने चीजें एक्सपोर्ट की हैं यूरोपीय यूनियन के ममालिक को। और जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है पाकिस्तान की वो 108% है 2014 से लेकर 2022 तक। यह बड़ी है उन ममालिक के अंदर चीजों को सेल करने से, एक्सपोर्ट करने से। अगर सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की बात करें तो वो 66% बड़ी है 2013 से लेकर ऑनवर्ड अब तक जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। तो ये स्टेटस जो है वो हमारे मुल्क के लिए, हमारे वतन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सूरत पाकिस्तान का स्टेटस, उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा, ये नहीं जाएगा, क्योंकि इससे पाकिस्तान के लाखों लोगों के रोजगार वाबस्ता है इस स्टेटस से। वो कैसे, वो आपको बताता हूं। जितनी पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जहां से माल बनता है, प्रोडक्शन होती है, और बाहर के मुल्क चीजें सारी की सारी जाती हैं, वहां पर आम पाकिस्तानी, आम मजदूर काम करते हैं, उनके घरों के चूल्हा